नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है जिसे आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मैं अपने मम्मी पापा और भैया भाभी के साथ रहती थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से सब मुझे बहुत प्यार से रखते थे। अभी मेरे कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। मैं सारे घर की लाडली थी और माँ की तो जान थी। पिता और भाई के लिए जिगर का टुकड़ा थी और अपनी भाभी की सबसे अच्छी सहेली थी। ज़्यादातर घर में मेरी पसंद का खाना बनता था। मैं पूरे घर की प्रिंसेस थी। मेरी हर मांग पूरी की जाती थी। एक दिन भाभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही थी, तो मैंने उन्हें जाने से मना कर दिया और कहा कि भाभी, अगर तुम जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। भाभी का मायके जाना भी ज़रूरी था। इसलिए भाई ने मुझसे कहा, अंजलि, भाभी को जाने दे। अगर तुझे भी उनके साथ जाना है तो जा सकती है। तेरा मन वहाँ तेरी भाभी के साथ लगा रहेगा। तो मैं फ़ौरन तैयार हो गई और फटाफट अपना बैग पैक करके भाभी से भी पहले गाड़ी में जाके बैठ गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। उस टाइम के लिए लगा कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और घर में वापस चली जाऊं, लेकिन मैं इतनी ढीठ बन चुकी थी कि मैं गाड़ी में ही बैठी रही। मैं किसी की परवाह नहीं करती थी। जो मन में आता था वही करती थी। मैं अपनी भाभी के साथ उनके मायके में चली गई। अंकल आंटी तो अपनी बेटी को भूलकर मेरी खातिरदारी में लग गए थे। भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर रहने के लिए आया हुआ था। वो दूसरे शहर में रहता था। अब मुझे पता चला कि हकीकत में भाभी का कौन सा ज़रूरी काम था। उन्हें अपने भाई के साथ रहना था। मैंने अपनी भाभी के भाई को सिर्फ उनकी शादी में ही देखा था। उसके बाद वो कभी हमारे घर नहीं आया था। भाभी के भाई का नाम रवि था और वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। एक दिन वो भाभी से कहने लगा कि अवनी, मैं तुझे इतनी सारी जगह घुमाने ले जाऊंगा कि तू थक जाएगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई और मैंने कहा कि मैं भी ये शहर घूमना चाहती हूँ। तो उन्होंने हंसकर कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं, भाभी और रवि बहुत घूमते थे। हम रोज़ घूमने जाते थे। मुझे रवि पसंद आने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी बस रवि के साथ ही हो जानी चाहिए। एक दिन भाभी ने कहा, अंजलि, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हम रवि की मंगेतर से मिलने जाएंगे। मुझे तो भाभी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने भाभी से कहा, भाभी, ये तुम क्या बोल रही हो? रवि की मंगेतर कहाँ से आई? पीछे से रवि का आवाज़ सुनाई दिया और उसने कहा, कुछ ही महीनों पहले मैंने अपनी पसंद की लड़की से सगाई कर ली थी। उसे प्रपोज करके मैंने अंगूठी पहना दी थी और अब नीतू के घर अपने मम्मी पापा को रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैंने फ़ौरन ही कह दिया कि नहीं रवि, भाभी तुम्हारा रिश्ता लेकर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ ही होगी। रवि के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसने कहा, मुझे ये बेकार की बातें पसंद नहीं आती। तेरी उम्र अभी इन सब बातों में पड़ने की नहीं है। आज के बाद मैं तेरे मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं सुनूं। और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी, समझ गई? रवि ने मेरे साथ बहुत ही गुस्से में बात की थी। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। मैं कुछ बोले बिना एक रूम में चली गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस तरह से दरवाज़ा बंद किया हुआ था, ये देखकर भाभी के परिवार वालों को मेरी फिक्र होने लगी थी। भाभी ये सारी घटनाओं से बहुत ही डरी हुई थी। वो मुझे भगवान की कसम दे रही थी। वो मुझसे विनती कर रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल दूं।
उन्होंने मुझे बार बार कहा, अंजलि दरवाज़ा खोल दो। साथ ही भाभी के घर वाले भी दरवाज़ा खटखटा रहे थे। उसके बाद रवि ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि अंजलि, अगर तुम दरवाज़ा खोल दोगी तो मैं तुम्हें दरिया किनारे घुमाने ले जाऊंगा। तो मैंने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोल दिया। तो भाभी ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि अंजलि, आज तो तूने मेरी जान निकाल दी थी। अंकल आंटी भी मुझे समझाने लगे कि अंजलि बेटा, ऐसे बात बात पर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की ननंद थी, जानती थी कि मेरा पलड़ा भारी है। शाम को रवि मुझे अपने साथ ले गया था। दरिया किनारे रवि ने बैठकर कहा, अंजलि, जिंदगी फूलों की सेज नहीं, इसमें कांटे भी होते हैं और उन्हें सहन भी करना पड़ता है। हम इंसान हैं, ये हमारी ज़िंदगी की कसौटी है। तुमने अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजारी है, जबकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं कमाने के लिए दूसरे शहर में रहता हूँ। मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूँ। मैं ज़िंदगी की छोटी मोटी हर तकलीफ़ को रोज़ झेलता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही खुशी है और वो है नीतू। तू उसे मेरी ज़िंदगी से अलग मत कर। तेरी ज़िंदगी का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। तू मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं तुझे नहीं मिलने वाला। जब तू ईश्वर के नज़दीक होगी तो तेरी आंखें खुल जाएगी कि ज़िंदगी का चक्र ऐसे ही तो चलता है। जब तू खुली आंखों से ईश्वर के बनाए हुए नियमों को देखेगी और तू उन्हें महसूस करेगी तो तू ईश्वर का एहसान मानेगी। आज के बाद तू मेरे लिए कभी जिद मत करना और कल तू मम्मी पापा और अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना। मैंने ना में सिर हिलाया और कहा कि रवि, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। रवि ने गुस्से में कहा, तुझे समझाना ही बेकार है, चल खड़ी हो जा और वापस घर चल। रवि ज़बरदस्ती मुझे घर ले गया था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया और अपने भाई को फ़ोन करके कहा कि मुझे यहाँ आकर ले जाओ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। भाई बहुत ही परेशान हो गए थे और मुझसे पूछते कि अंजलि बता क्या बात है। तो मैंने कहा कि बस आप सुबह मुझे आके यहाँ से ले जाओ, फिर मैं आपको सब बता दूँगी। भाई के हाँ कहने पर मैं सो गई थी। दूसरे दिन भी मैंने खुद को कमरे में बंद रखा। मेरे भाई 4 बजे आ गए थे। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और अपने भाई के गले लगकर खूब रोने लगी। भाई ने मुझसे कहा कि क्या बात है अंजलि, तू इस तरह से क्यों रो रही है। तो मैंने कहा कि बस मुझे घर ले चलो, मैं घर जाकर सब बता दूंगी। भाई ने भाभी को तैयार होने के लिए कहा तो भाभी ने कहा, मैं अभी नहीं आना चाहती, मैं थोड़े दिनों के बाद आ जाऊंगी, मुझे यहाँ रुकना है। तो भाई ने ना में सिर हिलाया और उनसे कहा, नहीं, तुम हमारे साथ ही चलो और जल्दी से जाकर अपना सामान पैक करो। भाभी ने बहुत ही दुखी मन से पैकिंग और तैयारी की थी। जाने से पहले मैं रवि के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी बनकर वापस इस घर में रहने के लिए आ सकूं। रवि बस मेरे सामने ही देखता रह गया था। रास्ते में भाई भाभी को बातें सुनाते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेजा था, लेकिन तुमने तो इसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसी हो गई है ये। घर जाकर मैंने देखा तो मेरे मम्मी पापा मेरी चिंता में परेशान थे। मैं जानती थी कि मेरी ज़रा सी तकलीफ़ से सारा घर परेशान हो जाता था। पापा ने मुझे गले से लगाया और पूछा कि बता बेटा, तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों रो रही है। तो मैंने पापा से कहा कि मैं भाभी के भाई रवि से शादी करना चाहती हूँ।
लेकिन उसने मेरे सामने मुझे साफ मना कर दिया है। अब आप सब लोग मिलके उसे समझाओ जिससे वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। ये सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। घर की बात घर में ही रहेगी। जिस तरह से हमने अवनी को अपनी बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल उसी तरह से अवनी के मम्मी पापा भी हमारी अंजलि को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बहुत ही परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन रवि की सगाई हो गई है। वो जिस लड़की को पसंद करता है उसे उसने अंगूठी पहना दी है। अब मम्मी पापा कल बात पक्की करके आ जाएंगे। मेरी माँ का चेहरा तनाव से भर गया था और उन्होंने कहा कि तुम तो बिल्कुल परायों जैसी बात कर रही हो। अवनी, लोगों की तो शादी भी टूट जाती है, तो क्या तुम्हारा भाई सगाई नहीं तोड़ सकता? तो भाभी ने कहा, नहीं माँ जी, वो अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता। वो नीतू से बहुत प्यार करता है। इतना कहकर भाभी वहाँ से गुस्से में उठकर चली गई। माँ ने अब भाई से बात की। उन्होंने कहा था कि तू अवनी को बता कि वो रवि का रिश्ता अंजलि के साथ कर दे। अब तो हमारे घर में बस यही बात चलती रहती थी। माँ ने तो भाभी से यहाँ तक कह दिया था कि अगर रवि अंजलि के साथ शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो उनके मायके में फ़ोन पर फ़ोन करती रहती थी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। एक दिन मैंने घर में ऐसी धमकी दे दी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि अब तू इस घर में तभी आ सकती है जब रवि अंजलि से शादी करने को राज़ी हो जाए। भाभी को उनके मायके में गए सिर्फ 1 ही महीना हुआ होगा कि हमें खबर मिली कि रवि की नीतू के साथ शादी हो गई है। अब तो हमारे घर में भूचाल आ गया था। मैंने खाना पीना बंद कर दिया था और मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी पड़ गए थे। माँ भाई से कहने लगी थी कि तू अवनी को डिवोर्स देकर उससे छुटकारा ले ले, ताकि उसे भी पता चले कि किसी की बेटी को दुख देने से कैसा होता है। लेकिन इस बात पर भाई भी अटल थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। भाई भाभी की भी लव मैरिज हुई थी। वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। जब से मैं रवि की शादी के बारे में सुनी थी, तब से माँ बहुत गुस्से में रहती थी। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सबसे बेहतरीन रिश्ते की तलाश में थे। मेरी माँ तो कितने ही रिश्तों को खड़े खड़े रिजेक्ट कर देती थी। 4 महीनों की तलाश के बाद आखिरकार मम्मी पापा को मेरे लिए मेहुल का रिश्ता पसंद आ ही गया था। इन 4 महीनों में मेरे दिल में रवि के लिए प्यार का जो भूत था वो भी निकल गया था। जब मैंने मेहुल का फ़ोटो देखा तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल राजकुमारों जैसी थी। माँ ने कहा था कि वो लोग बहुत अमीर है, समाज में उनका बड़ा नाम है। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मेरी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। भाई ने माँ से कहा कि वो अवनी को घर वापस लाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा, एक बार अंजलि इस घर से विदा होकर चली जाए, बाद में तेरे मन में जो आए वो करना। कहीं ऐसा न हो कि अंजलि अवनी को देखकर इस रिश्ते से मना कर दे। मेरी बेटी की यादें फिर से ताज़ा न हो जाएं। माँ की बात के आगे भाई ने कुछ नहीं कहा था। मेरी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि ये हमारे परिवार की आखिरी शादी थी। इसलिए शादी बहुत धूमधाम से करनी थी। आखिरकार मेरी विदाई का दिन भी आ ही गया था। मैं अपने राजकुमार जैसे पति को अपनी बाजू में बैठा हुआ देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। जब विदाई का समय आया तब पिता ने मेरे माथे के ऊपर हाथ रखकर कहा कि बेटी, हमने अब तुम्हारी शादी करा दी है। अब उस घर से सिर्फ तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। मैंने भी अपने पिता को भरोसा दिलाया था
कि मैं अपना घर बसाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करूँगी। मेरे ससुराल में थोड़ी रस्में हो गई, फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई थी। मैंने अपने दहेज में मिले हुए पलंग पर जाकर बैठ गई थी। जब मेरे पति मेहुल कमरे में आए तो मैंने शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर ली थी, लेकिन मेहुल ने ना तो मेरी तारीफ की थी, ना तो मुझे नज़र भर के देखा था। उसने मुझे अपने दिल की बात भी नहीं बताई कि उसने कैसे गिन गिन कर ये दिन बिताए थे। मेहुल ने सिर्फ इतना कहा कि अंजलि, मेरी माँ की सारी बात मानना। थोड़ी देर में मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही आदेश दिया कि तू अपने पलंग पर से नीचे उतर, तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। फिर मेहुल ने कहा कि अंजलि, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी मैं जल्दी से अपना भारी भरकम पटोला पकड़कर नीचे उतर गई थी। मेरी सास ने नौकरानी से कहा कि ये पलंग बाहर ले जा, और उन्होंने खुद ही ज़मीन पर मेरे लिए चादर बिछाकर कहा कि आज रात तुझे इस चादर पर ही सोना है। यह हमारे यहाँ का रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे मेरी सास ने जो कहा वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं मेहुल के बारे में सोचकर चुप रह गई थी। मैं लाड़ प्यार से परवरिश की गई लड़की थी, नीचे ज़मीन पर बिछी हुई चादर पर कैसे सो सकती थी? सास के जाने के बाद मैंने मेहुल से शिकायत की। मैंने कहा मुझे ज़मीन पर सोने की आदत नहीं है। तो उसने गुस्से में कहा कि अंजलि, मुझे ज़्यादा शिकायतें करने वाली औरत ज़रा भी पसंद नहीं। तो मैं चुपचाप ज़मीन पर बैठ गई थी। उसके बाद एक बार फिर मेरी सास कमरे में आई और कहा कि बहू, अपने सोने के जेवर भी मुझे दे दे। मैंने जल्दी से उन्हें अपने जेवर भी दे दिए। जेवर लेकर मेरी सास बाहर चली गई और मैं एक बार फिर से ज़मीन पर बिछी हुई चादर पर बैठ गई। लेकिन चादर पर बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी कि मैं बेहोश होकर एक तरफ ढल गई थी। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही चादर के ऊपर नज़र पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि वहाँ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। जब मैंने कांपते हुए हाथों से उस चिट्ठी को खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि अंजलि, तुम्हें ये चिट्ठी पढ़कर बहुत दुख होगा। मैं जानता हूँ कि तुम रोओगी और चिल्लाओगी। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं मेहुल नहीं हूँ। मैंने तो मेहुल का वेश धारण किया था। मैं एक लुटेरा हूँ, और जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी वो ना तो मेरी माँ थी और ना काम वाली मेरी नौकरानी थी। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा हैं। मैं देखने में अच्छा लगता हूँ, इसीलिए हमने ये धंधा पकड़ रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ता मांगते हैं और शादी के बाद लड़की को विदा करके अपने घर भी ले जाते हैं, और फिर लड़की को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तेरे दहेज की हर एक चीज़ हम ले जा रहे हैं और डिवोर्स के कागज़ छोड़ कर जा रहे हैं। तू मेरी तरफ से आज़ाद है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुआ भी नहीं है। तू जिस तरह पवित्र विदा होकर आई थी वैसी ही पवित्र है। अपना ध्यान रखना। ये चिट्ठी पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे आसपास की दीवारें और दरवाजे गोल गोल घूमने लगे थे। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, सिवाय जिस पर मैं लेटी हुई थी उस चादर के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया, जिससे मैं पप्पा को फ़ोन करके बुला सकूं, लेकिन मेरा फ़ोन भी वो लुटेरे अपने साथ ले गए थे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी मेरी आंखों के सामने अवनी भाभी का चेहरा आ गया था। वो मुझसे पूछ रही थी, अंजलि, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम और मान दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुझे क्या लगता है, जो बिना वजह दुख सहन करता है उसकी हाय खाली नहीं जाती? तुझे पता नहीं, निर्दोष की हाय तो आसमान तक पहुंचती है।
अंजलि, तुझे मेरी हाय लगी है। अब तो ये सब भुगत। मैं ज़मीन पर बैठकर बहुत घंटों तक रो रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत इकट्ठी करके खड़ी हुई। जब मैं बाहर आई तो मुझे एक टैक्सी मिल गई थी। मैं घबराई हुई घर पहुंची तो मेरे घर में मुझे देखकर अफरा तफरी मच गई थी। पप्पा ने मुझसे पूछा, अंजलि बता तो सही क्या हुआ है। तो मैंने अपने पप्पा को सारी की सारी सच्चाई बता दी थी। माँ बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। मैं भागकर अपने भाई के पास गई और कहा, भाई तुम्हें मेरी कसम है, भाभी को घर वापस ले आओ। मैंने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मुझे उसी की सज़ा मिली है। मेरे भाई ने मुझे गले लगाकर सांत्वना दी। मेरी जिद पर मेरे भाई शाम तलक भाभी को घर वापस ले आए थे। मैंने भाभी के आगे हाथ जोड़े और रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगी थी। माँ ने भी भाभी से माफ़ी मांग ली थी। भाभी ने मुझे गले लगाकर कहा, तू तो मेरी बहन है, मैंने कभी भी तेरे लिए गलत नहीं सोचा। तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।